बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम असल बात में आपका मेज़बान मोहम्मद अरसलान फ़ारूक। नाज़रीन, हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फ़ैसले को गैर कानूनी करार देते हुए हमने कल भी इसके ऊपर प्रोग्राम किया था कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाने का फ़ैसला किया है। ये फ़ैसला इनका गैर कानूनी किस तरह से है इसके ऊपर भी बात करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने अपोजिशन के कंडक्ट के ऊपर कुछ सवालात उठाए हैं। मैं चाह रहा हूँ कि आज प्रोग्राम के अंदर उनके ऊपर भी बात करें। शिबली फराज साहब की स्टेटमेंट आई, वो कहते हैं कि ये वही इलेक्शन कमीशन है जिसके खिलाफ कुछ माह पहले अपोजिशन ने एहतजाज किया था। अब इनकी सियासत जो है ये मुनाफकत पर मबनी है और हर गुजरते दिन के साथ ये अयां हो रही है। इनका बार बार मौक़िफ़ तब्दील करना अपने बयानिए की नफ़ी करता है और ये अपोजिशन की पहचान है। और फिर सबसे एक और अहम बात जो उन्होंने की वो थी कि साबित हो गया कि इमरान खान साहब के नीचे अदारे जो हैं वो आज़ादाना काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ फ़ैसला आया तो वो ये समझते हैं कि एक अदारा है और आज़ाद काम कर रहा है, ख़ुद मुख्तार है, बाइख्तियार है। इसके ऊपर जो है वो आज के प्रोग्राम के अंदर बात करेंगे कि एक फ़ैसले की रोशनी में हुकूमत ने किस तरह ये कंसीव कर लिया कि जनाब उनके नीचे अदारे काम कर रहे हैं, क्या अपोजिशन इसको मानेगी कि नहीं मानेगी, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और कुछ बात होगी पीडीएम तहरीक की। पीडीएम तहरीक जो है वो किस नतीजे पर पहुंचेगी, क्या उसकी तहरीक के नतीजे में अदारे जो हैं वो दबाव से बाहर आए हैं, इसके ऊपर भी बात करने की कोशिश करेंगे। दूसरी अहम बात होगी कि हुकूमत ने अवाम के लिए क्या रिलीफ अब तक फराहम किया है। एक बड़ा रिलीफ LNG मुआहदा जो है वो दोबारा से उसकी कीमतों का तयन किया गया है और हुकूमत इसका क्रेडिट ले रही है कि $316 मिलियन की पाकिस्तान की बचत कर दी गई है। ये मुआहदा इससे पहले जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में हुआ था तो उस मुआहदे के बाद अब दोबारा जब इनकी कीमतें रिविज़िट हुई हैं तो इसमें एक शिक ये लिखी गई है कि हर 4 साल के बाद हम कीमतों को रिविज़िट किया करेंगे और रिविज़िट करने की रोशनी में या कीमतें बढ़ जाया करेंगी या उस सतह पर बरकरार रहेंगी या कम हो जाया करेंगी। तो ये जो अब की दफ़ा कीमतें कम हुई हैं, ये क्रेडिट इमरान खान साहब की हुकूमत को दिया जाना चाहिए या नहीं, इसके ऊपर माहिर मुआशियात जो हैं वो हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करेंगे। और कुछ बात होगी कि पाकिस्तान की जो ओवरऑल इकॉनमी है उसमें इमरान खान साहब ने पिछले 2.5 साल से हमें मुसलसल ये कहा है कि जब तक हम अपने अखराजात कम नहीं करेंगे, अपनी आमदन नहीं बढ़ाएंगे तो मुल्क जो है वो अपने पाँव पर नहीं खड़ा होगा। अब 2.5 साल के बाद अगर हम इनकी इकनॉमिक पॉलिसीज़ को देखते हैं तो क्या इन्होंने अपनी आमदन बढ़ाई, क्या इन्होंने अपने अखराजात कम किए, इसके ऊपर भी प्रोग्राम के अंदर हम बात करेंगे। मेरे साथ जो मेहमान शख्सियात तशरीफ़ रखती हैं, डॉक्टर फ़रीद अहमद पराचा साहब नायब अमीर हैं जमात इस्लामी के। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर कैस असलम साहब, आप माहिर मुआशियात हैं, सर आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के अंदर ज्वाइन करने के लिए। वारिस कल्लू साहब MP हैं, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं, मेरे साथ टेलीफोनिक लाइन पर मौजूद है, सर आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। ज़ुबैर अहमद न्याजी साहब मुझे कुछ ही देर में ज्वाइन करेंगे, आप चेयरमैन हैं CM कंप्लेंट सेल पंजाब के, उनको भी प्रोग्राम के अंदर हम खुश आमदेद कहेंगे कुछ ही देर में। मैं वारिस कल्लू साहब आपसे प्रोग्राम का आगाज़ करना चाहूँगा और शिबली फराज साहब की स्टेटमेंट आपके सामने रखना चाहूँगा कि ये वही इलेक्शन कमीशन है जिसके सामने PDM ने एक एहतजाजी मुजाहरा किया था। आज ये इलेक्शन कमीशन ने आपके हक में फ़ैसला दिया है तो आपको ये अच्छा लगने लग गया है सर, इसको वो दोहरा म्यार करार दे रहे हैं, मुनाफिकत से जो है वो तशबीह दे रहे हैं, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जनाब वाला, आपने मुझे लाइन पे लिया। असल में बात यह है कि ये सारे जो है ये सारे लोग इमेच्योर लोग हैं और पॉलिटिक्स में भी इमेच्योर हैं और लॉ को भी नहीं समझते। मसला ये है कि ये इन्होंने इंतहा कर दी, जो कुछ इन्होंने दशका में किया। इसकी मिसाल सिर्फ मैं आपको एक दफा दे सकता हूँ। 77 में जब भुट्टो साहब के दौर में इलेक्शन हुए थे तो फरीद पराचा साहब तशरीफ रखते हैं, ये भी मुझे एंडोर्स करेंगे। उस वक्त एक हमारी सरगोदा की सीट थी, उस पे ये काम हुआ था हफीजुल्लाह चीमा साहब का और एक सिंध में हुआ था, ठीक है। और उस वक्त इतना इस धांधली पर रद्द अमल आया था कि पूरा मुल्क जो है हिल के रह गया था और जमहूरियत की बिसात लपेट दी गई थी। और इतना होता है, उसके बाद अब इन्होंने इस किस्म की धांधली की है कि 23 पोलिंग स्टेशन के जो है प्रिजाइडिंग ऑफिसर उनको अगवा करके ले गए, उनसे मोहरे लगवाते रहे और फिर बेचारे उन अफसरों को क्या हाल होगा जिस तरह उन्होंने रात गुजारी। और वो 85% उनकी कास्टिंग करके
बकाया जो है वो 30% कास्टिंग हो रही है, उनकी 85% कास्टिंग करके ले आए हैं। अब ये एक इतनी वो आपका प्रोग्राम है, असल बात बल्कि मैं ये कहता हूँ ये खरा सच है कि इतनी धांधली जो है मैं समझता हूँ 77 में भी नहीं हुई थी, सिर्फ 2 पोलिंग स्टेशन पे थोड़ी सी हुई थी। तो ये इसमें मैं समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन ने वो कहते हैं ना देर आया दुरुस्त आया। अच्छा, अगर इलेक्शन कमीशन ने अपना किबला दुरुस्त कर लिया है तो हम वेलकम करते हैं। वारिस कल्लू साहब, इलेक्शन कमीशन का ये फैसला आपके हक में आया, आपको अच्छा लग रहा है सर? इस बात पे ही तो एतराज है हुकूमत को। सुन ले ये फैसला हमारे हक में नहीं आया, ये पाकिस्तान की कौम के हक में आया है, ये फैसला जमहूरियत के हक में आया है, ये मुल्क को बचाने के हक में आया है, ये पाकिस्तान के हक में आया है कि अब जो है वो कहते हैं कि सुना है जंगलों का भी कोई दस्तूर होता है। वो सुना है, शायर ने कहा है सुना है जंगलों का भी कोई दस्तूर होता है। इन्होंने तो जंगल से भी आगे जो है इन्होंने काम कर दिया। अच्छा। जो इन्होंने हशर किया कि 23 पोलिंग स्टेशन के प्रिजाइडिंग ऑफिसर रात को अगवा किए गए और जो डायरेक्ट जो पीएम साहब के अंडर जो एजेंसियां काम करती है, इसमें बिल्कुल मैं ग्लेरिंगली कहूंगा कि किसी और अदारे का कोई इसमें अमल दखल नहीं है। ठीक है, लेकिन सर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इन्हीं के दौर के अंदर इसने ये फैसला किया है सर, हुकूमत के दबाव से बाहर आकर फैसला किया है। मैं ये समझता हूँ कि ये इलेक्शन कमीशन, आपको ये मैं बता दूं और शिबली फराज साहब को भी बता दूं कि इलेक्शन कमीशन गवर्नमेंट के अंदर है ही नहीं। इलेक्शन कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और उसको इंडिपेंडेंट फैसले करने चाहिए, जिस तरह उन्होंने ये फैसला किया है। सर बिल्कुल ठीक है, अदारे हुकूमतों के मैं अप्रिशिएट करता हूँ। जिस तरह नैब हुकूमत के अंडर नहीं होता सर, वैसे ही इलेक्शन कमीशन भी नहीं होता। जी मैं बताऊं आपको कि नैब जो है, नैब की और बात है, वो किसी दिन आप ले लेना मुझे और मैं फिर आपको बताऊंगा। नैब को इसमें ना ले आए। इलेक्शन कमीशन ने अगर कुछ गलतियां की हैं तो ये तो नहीं होता हमेशा के लिए जिस तरह ये चाहते रहे उसी तरह होता रहे, बिल्कुल वैसे नहीं होता। ठीक है सर, आप मेरे साथ लाइन पे रहिएगा, मुझे डॉक्टर फरीद प्राचा साहब का मौकफ लेना है। सर इमरान खान साहब को क्रेडिट देंगे ना सर कि उन्होंने कहा था कि इंडिपेंडेंट अदारे होने चाहिए, वो अपनी मर्जी के फैसले करें, उनके ऊपर किसी किस्म का दबाव ना हो। इमरान खान साहब की जमात का ये मौकफ था कि सिर्फ 23 पोलिंग स्टेशंस के ऊपर रीपोलिंग हो, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने मुनासिब समझा कि नहीं, सब पूरा इलेक्शन री इलेक्शन होना चाहिए, फैसला कर दिया। क्रेडिट जाता है इमरान खान साहब को? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मुझे समझ नहीं आती कि किस चीज़ का क्रेडिट है। इलेक्शन में धांधली का क्रेडिट, अगवा करने का क्रेडिट, आज़ाद और खुद मुख्तार अदारा होने का क्रेडिट। मतलब यह है कि पूरी मशीनरी को, रियासती मशीनरी को अपनी जीत के लिए इस्तेमाल करने का क्रेडिट। यानी पूरी हमारी तारीख में और शायद हमारे हमसाया मुल्क या हमारे जैसे कल्चर के जो ममालिक हैं उनकी तारीख में ये मुनफरिद वाक़या है कि इलेक्शन मतलब ये होता था कि जी थैले कहीं जो है या बैलेट बॉक्स उनकी चोरी हो गई, प्रिजाइडिंग अफसरों की चोरी हो, यानी ये इंतहा कर दी। और उस पर शर्मिंदगी नहीं है, उस पर यह नहीं है कि कोई हरफ माजरत हो। और जो क्रेडिट इलेक्शन कमीशन को जाता है और वो बाकी जाता है। सर जो बयाने हल्फी इलेक्शन कमीशन के अंदर प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ने जमा करवाए सर, उनकी कोई अहमियत नहीं है, जिसमें वो कह रहे हैं कि वो मसाइल का शिकार हो गए थे। देखिए ना, अब धुंध मिली उन्हें उनकी बैटरियां बंद हो गई, रास्ते गुम हो गए उनके। यही होता है। अच्छा। बाकी भी इसी तरह की तारीख है जो होता है। अब ये ना कि ये जो है एक इंक्वायरी हुई, उस इंक्वायरी के बाद ही उन्होंने डिप्टी कमिश्नर को और कमिश्नर को और पुलिस के अफसरान को यानी ये किया कि इनको हिदायत दी कि जी इनको किसी को मुअत्तल कर दें, किसी को तब्दील कर दें। अब ये देख लें कि ये वो चीज़ थी कि जिसके लिए सारी पार्टियों ने, इमरान खान साहब समेत पार्लियामेंट की सारी पार्टियों ने मिलकर पार्लिमानी और इंतखाबी इस्लाहात की थी। और उसमें यह था कि इलेक्शन कमीशन को उसी तरह एक आज़ाद आईनी इदारा बनाया जाए जिस तरह सुप्रीम कोर्ट है। ठीक है। अच्छा, अब ये ना कि जी अगर इलेक्शन कमीशन ने अपनी जिम्मेदारी को अदा किया, बेबसी तो देखें इस हुकूमत की, यानी इलेक्शन कमीशन की बेबसी
कि फोन कर रहे हैं, फोन नहीं सुना जा रहा। यानी चीफ सेक्रेटरी की क्या मजाल है या आईजी की क्या मजाल है? इलेक्शन कमीशन इलेक्शन के दौरान वो मुल्क के चीफ एग्जेक्टिव के तौर पर वो काम करता है। उसकी हैसियत तो है, वो सिर्फ इतनी ही नहीं होती कि जो वो बैठ के उसने उसको, और यही हो रहा है इंडिया के अंदर। इसीलिए वहां बहुत ज्यादा खराबियां हुकूमत के होते हुए इलेक्शन होते हैं, हुकूमत के होते हुए होते हैं और हुकूमत को मजाल नहीं होती। और यहाँ तो मतलब आपने इंतहा कर दी हर चीज की। और उसके साथ साथ ये कि लोग मरे हैं, 2 अफराद जख्मी हुए हैं। ये तो जमात इस्लामी के अफराद थे, जो वो भी आपने देखा कि वायरल थी ये उसमें वजीराबाद में, कि एक जो है ना जी इंस्पेक्टर कह रहा है कि ये जमात इस्लामी वाले आ रहे हैं, इन पे सीधी गोलियां चलाओ। और ये जो है, और ये तो हमारे लोगों की जुर्रत थी कि उन्होंने उसी का गरीबान जाके पकड़ा कि तुम किस तरह से ये कर रहे हो, उन्होंने चलाई गोलियां। अब ये ना कि यहाँ इस तरह से खुले इख्तियारात दिए हुए हों पुलिस को, तो वहां क्रेडिट किस चीज का है? वहां तो शर्म से डूब मरना चाहिए कि आप आप जो धरने देते रहे आजाद इंतखाबात के लिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इस फैसले की रोशनी में आप कुछ उम्मीद की किरण देखते हैं कि अब मामला जो है वो हमें फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की तरफ बढ़ता नजर आ रहा है, बिल्कुल, जिसके ऊपर हमें ओपोजिशन को भी एतमाद हो, जिसके ऊपर हुकूमत को भी एतमाद हो? ना, ये एतमाद कायम हो जाता अगर ये अपील में न जाते। अच्छा, यानी गोया के हुकूमत तो मुकाबला कर रही है ना इलेक्शन कमीशन का, वो तो ये कर रही है कि ये गलत है। अभी क्या गलत है इसमें? इलेक्शन कमीशन ने अगर एक से लिया स्टैंड लिया और उसको धांधली ज़दा करार दे के इलेक्शन को नल एंड वाइड कर दिया, तो गोया के आप यानी अब ये चाह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन को ये एहसास दिलाया जाए कि आपको हमारी ताकत तस्लीम करनी चाहिए। आपको इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत और जो हमारे पुलिस वाले वो जो करें, आपको उस पर मतलब कोई मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। मरीम नवाज साहिबा ने भी इस बात को बुनियाद बनाकर ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि ये हुकूमत का री इलेक्शन के खिलाफ जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जाना, ये इस बात को साबित करता है कि इन लोगों ने वहां पर कुछ गड़बड़ की है और ये कॉन्फिडेंट नहीं है। री इलेक्शन अगर होता है तो ठीक है, ये खुलकर आएँ और कहें कि ठीक है री इलेक्शन करवा दें, आवाम जाने और मुंतखब नुमाइंदे जाने किसको वोट देना है किसको नहीं देना। मुझे एक प्रोग्राम के अंदर ब्रेक शामिल करनी है। डॉक्टर कैस असलम साहब, मुझे आपकी तरफ भी जाना है, एक ब्रेक लेते हैं जी। ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर यहीं से कंटिन्यू करेंगे, मेरे साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक नाजरीन। मेरे साथ ज़ुबैर खान न्याजी साहब ने मुझे ज्वाइन कर लिया है। सर बहुत शुक्रिया। आपके आने से पहले सर वारिस कल्लू साहब मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा, उनका मौक़िफ़ भी यही था। डॉक्टर फरीद प्राचा साहब का भी मौक़िफ़ ये था कि आपने इलेक्शन जो है वो चुराया है डस्के वाला, और उस इलेक्शन को चुराने की वजह से ही आप लोग अब कॉन्फिडेंट नहीं हैं, आप लोग सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं। अगर आप लोग इतने कॉन्फिडेंट होते तो री इलेक्शन अनाउंसमेंट हुआ था, आपकी प्रोग्रेस इतनी अच्छी थी, इलेक्शन होने दें सर, क्या हर्ज है इसमें? आवाम आपको फिर से वोट देगी, फिर आपका कैंडिडेट जीत जाएगा। देखें जी, हम सुप्रीम कोर्ट से जो भी फैसला लेंगे उसके बाद अगर सुप्रीम कोर्ट कहेगी कि इलेक्शन होना चाहिए तो हम ज़रूर दोबारा इलेक्शन में जाएंगे, इसमें कोई मसला नहीं है। और इलेक्शन होने का मतलब ये नहीं होता कि दोबारा इलेक्शन फिर से करा दें अगले दिन, उसके बाद फिर एक दिन इलेक्शन करा दें। इलेक्शन होने का मतलब होता है कि एक नतीजा आ गया और उसके फैसला दे दिया जाए। आपको याद होगा कि नासिर चीमा साहब जो कि MPA के उम्मीदवार थे पिछले दौर में, उनका कुछ चंद पोलिंग स्टेशन पे दोबारा इलेक्शन हुआ था और नतीजा यकसर वो चेंज हो गया था, नासिर चीमा जीत गए थे। अगर आपको कुछ पोलिंग स्टेशन पे डाउट था, मैं कहता हूं कि वो पोलिंग स्टेशन 20 नून लीग ने गायब कराए थे। ठीक, मैं कहता हूं कि वो फायरिंग नून लीग ने कराई थी। मैं ये कहता हूं कि सब चीज की बुनियाद बना के इन्होंने लिया था। ये कहते हैं सुबह 6 बजे डब्बे लेके आए। मैं इनको बताऊं कि मैंने 2013 में इलेक्शन लड़ा, 11 मई को इलेक्शन था। 13 मई की दोपहर 2 बजे रिटर्निंग ऑफिसर ने अपनी अदालत का दरवाजा खोला। 2.5 दिन बाद उसने अदालत का दरवाजा खोला और उसने फिर मुझे मेरी हार का रिजल्ट पकड़ाया और उसने कहा आप मेरे बारे में पता नहीं क्या सोच रहे होंगे। मैं कहा मैं सोचने की जरूरत नहीं। पॉइंट ये है कि ये तो एक पहली दफा, मैं हैरान हुआ हूं कि पहली दफा इसमें बड़ा सीरियस एक्शन हुआ और बड़ी खुशी की बात है कि हुआ है। लेकिन उस सीरियस एक्शन के बाद अगर कोई
जायज किस्म की जो इसमें वो मामला था वो ये था कि रीपोलिंग करा देते, रीपोल करा देते 22-23 पोलिंग स्टेशन। अच्छा मुझे एक बात बताएं, मुस्लिम लीग नून बड़ी कॉन्फिडेंट है कि शहर उनका बड़ा स्ट्रांग है। शहर का एक जीता हुआ पोलिंग स्टेशन जो जहां पे रिजल्ट कलेक्ट हो रहा था रिटर्निंग ऑफिसर की अदालत से सिर्फ 1 किलोमीटर की मसाफत पे था, वो 2:30 बजे आता है रिजल्ट। ठीक, जो 1 किलोमीटर की मसाफत पे है वो 2:30 बजे आता है। पोलिंग खत्म 5 बजे की हुई भी है, 5 बजे से लेकर 2:30 बजे तक उसके पास 9.5 घंटे बाद वो रिजल्ट लेके आता है। सर वो प्रेजाइडिंग ऑफिसर गायब नहीं होगा ना, ये 23 तो गायब थे ना सर। आप उसको छोड़े, तो धुंध 2:30 बजे तक तो गायब ही था ना। इनको तो बैटरियां बंद, 2:30 बजे तक तो वो प्रेजाइडिंग ऑफिसर गायब ही था ना। अच्छा अब फैसला क्या है? फैसला ये है कि 19 फरवरी को, ये इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि 19 फरवरी को ज़िमनी इंतखाबात में लड़ाई झगड़े और तशद्दुद हुआ, फायरिंग की गई, जिसके बायस खौफो हरास फैल गया और माहौल खराब किया गया। वोटर को हक के राय दही के लिए साजगार माहौल नहीं किया गया। सर ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एकदम यूरोप में इलेक्शन करा रहे थे, कौन से इलेक्शन में खौफ और राज नहीं फैलाया गया? कौन से इलेक्शन में नून लीग के गुंडों में, हर जगह तो इनका किसी ना किसी पे पर्चा हुआ होता है, हर जगह के हर जिले हर तहसील का इनका बदमाश मशहूर है। ये आप क्या समझ रहे हैं कि ये तहरीक इंसाफ वाले तो कल तक तो मशहूर थे कि इनको बेचारों से लड़ना ही नहीं। अच्छा चलें जी, वारिस कल्लू साहब से पूछ लेते हैं। वारिस कल्लू साहब, क्या पाकिस्तान के अंदर गैर मामूली हालात एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं? हर इलेक्शन के अंदर खौफ और हरास भी फैलता है, फायरिंग भी होती है, लड़ाई झगड़े भी होते हैं, यहाँ पे कौन सी अनहोनी हुई है? सर जरा बताएं जुबैर साहब को। अच्छा जी, मैं जुबैर साहब मेरे अजीज हैं, अल्लाह ताला इन्हें खुश रखे। ये हर इलेक्शन में इस तरह नहीं होता, किसी इलेक्शन में ये नहीं होता कि इलेक्शन कमीशन ये कहे कि किसी की ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं कर दी और इधर अपनी मर्जी का डीएसपी लगा दिया जाए, वो जो डोगर साहब है, ये क्या नाम है, उसके बाद उसी को इलेक्शन कमीशन एक दफा वापस करके फिर उसी को दोबारा SPCIA लगा दिया जाए और उसकी ये ड्यूटी की जाए कि सारा दिन तुमने पूरे हल्के में टेरराइज करना है और पूरे दिन पूरे हल्के में फायरिंग हुई। ये आपके मीडिया ने बताई, ये पूरे कैमरों ने बताई। इनको ये भूल गए कि ये आजकल का दौर वो दौर नहीं है जो पुराना दौर होता था। मीडिया इतना वाइब्रेंट है कि एक एक चीज जो है वो हर किसी के सामने आ गई। इन्होंने टेरराइज करके स्लो डाउन किया और स्लो डाउन करके कास्टिंग जो है वो 30-35% पे ले आए। कल्लू साहब इनको जरूरत क्या थी? ये 3000 का मार्जिन था सर। इनकी जरूरत ये थी कि ये तो बड़े कॉन्फिडेंटली इनकी प्रोग्रेस सीख जा रही है, मईशत बेहतर कर दी इन्होंने। अगर कॉन्फिडेंट है तो फेयर एंड फेयर फ्री इलेक्शन करवाना, ये आईन के तहत, ये आईन पढ़ ले, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इज ड्यूटी बाउंड कि वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराए, जैसे हमेशा कराता है। यहाँ फ्री एंड फेयर एटमॉस्फेयर जो है वो नहीं रही। यहाँ वो DSP, SP और सारे जो अफसरान थे वो हैंडकफ्ड हो गए और इन्होंने जो दहशतगर्दी उधर फैलाई पूरे हल्के में, उसकी वजह से 75 पूरे हल्के में, उसकी वजह से स्लो डाउन हो गया इलेक्शन और इसी वजह से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इसको रीपोल किया है क्योंकि इन्होंने हदें क्रॉस कर ली हैं और हदें अब ये आ जाए, ये कॉन्फिडेंट है तो अब फ्री एंड फेयर इलेक्शन का माहौल क्रिएट करें। सर वो दोबारा इलेक्शन नहीं सर, वो तो इलेक्शन कमीशन ने बता दिया ना, इलेक्शन कमीशन की स्टेटमेंट। इसके साथ हर इलेक्शन अपील में न जाए ना। नहीं सर देखिए, हर इलेक्शन उठाएंगे उसमें यही वाले पॉइंट्स ना हो। अपील में न जाए। आज एकदम से सोया हुआ उठा, उसने कहा जी कि मुझे जाग आ गई है, शुक्र मैं मेरा ज़मीर जिंदा हो गया। अच्छा आपको अब देखिए जुबैर साहब, आपको इसका मतलब है इलेक्शन कमीशन के ऊपर अब एतमाद नहीं है? इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला दिया है वो गैर कानूनी फैसला है, जैसे उस्मान डार साहब भी कह रहे हैं। यार वो फैसला तो मानना ही पड़ता, लेकिन फैसले से हमारे भी तो पॉइंट्स हैं ना। अच्छा, यानी कि हमारे दलाइल जो अदालत में दिए हैं, तो वो दलाइल जो बता रहा हूं जो अदालत में हमारी तरफ से पेश हुए, वो अगर आपको एतराज नहीं है तो फिर डिस्कशन क्यों कर रहे हैं? डिस्कशन तो इसलिए हो रही है ना क्योंकि इस पे एक डिबेट हो सकती है ना कि मैं एतराज कर सकता हूं फैसले से। अगर सबने कहना है कि हाँ जी बस फिट फैसला हुआ तो कोई और बात कर लेते हैं ना। तो बात यह है कि इलेक्शन कमीशन ने ये जो भी फैसला किया, चलो मैं
इस इलेक्शन कमीशन के फैसले से इस तरह के फैसले अगर होना शुरू हो गए तो मैं कहता हूं फिर तो इतना शिफाफ इलेक्शन हो जाएगा कि इंशाल्लाह कुछ होगा नहीं। देखिए जुबैर नईर साहब, गुजारिश ये है, अगर हम सुने 337 तक में कोई मसला नहीं होता, रिजल्ट आ रहा है, वो जीत रहे हैं, आप हार रहे हैं, 2-3 ये मान गया ना, 337 तक कोई मसला नहीं है, आपने मान लिया, कोई मसला नहीं है। प्रिजाइडिंग ऑफिसर गायब भी नहीं हो रहे ना सर, गुजारिश ये है कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर गायब भी नहीं हो रहे। ये 23 में ऐसा क्या होता है कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर गायब हो जाता है? प्रिजाइडिंग ऑफिसर किसने गायब किए? प्रिजाइडिंग ऑफिसर को पकड़ के छितौल करो। चले 1 हो जाए, 2 हो जाए, 5 हो जाए, सर मैं इलेक्शन जीत रहा हूं और अचानक से 2 प्रिजाइडिंग ऑफिसर गायब हो जाए तो मेरा इलेक्शन खत्म, वो अपनी मर्जी से गायब हो जाए। उनके गायब होने का फायदा किसको हुआ बताएं मुझे? आप कह रहे हैं इतना वाइब्रेंट फायदा रिजल्ट तो देखा जाए तो आपको हुआ। आप बताएं, आपने कहा कि वो 7000 की लीड से आप जीत गए हैं। आप ये बताएं पीछे टर्नआउट 30% है, बाद में 75% हो जाता है, फायदा तो आप ले रहे हैं ना यार। मैं कहता हूं ये सब कुछ कराया गया हमें मलाइन करने के लिए। अब बताएं। अच्छा ठीक है, अब मफरूजों पे बात चलें जी। फरीद पराजा साहब से मौकफ लेते हैं। सर, क्या आप इनके मौकफ के साथ खड़े हैं कि इनको मलाइन करने के लिए सब कुछ किया गया? देखिए, हमारा तो ये दोनों एक जैसे ही हैं। अच्छा, हमारा तो जो एक मामला है ना जी, वो तो है इलेक्शन के साथ। हमने बड़ी जद्दोजहद की है, कोशिश की है। अब ये ना कि कितनी ठिठाई है, न्याजी साहब भी यही इख्तियार कर रहे हैं और यही सारा मौकफ है कि आप यानी इलेक्शन कमीशन का क्रेडिट भी ले रहे हैं और फिर अब ये भी कह रहे हैं कि उसने गलत किया है। और तो मतलब समझ नहीं आता कि फिर क्या चीज़ है। यानी ये कि एक इस अंदाज की बात हो जाए कि आपका डिप्टी कमिश्नर, आपके सारी इंतज़ामिया, इलेक्शन कमीशन कहे कि ये सारे धांधली के अंदर मुलव्वस हैं। उस दिन जो है वो वहाँ पर खुले 200, 300 वोट लेके फिर रहे थे। मैंने अभी पहले आपको बताया कि जमाते इस्लामी ठीक है, हम अगर वो बड़ी पार्टी न सही, लेकिन हम इलेक्शन में डट के हिस्सा ले रहे थे। खुली गोलियां सामने चलाई और उसका वो वायरल है। वो कह रहा है कि जमात इस्लामी वाले आ रहे हैं, इन पे गोलियां चलाओ। वोट थे उनके पास। पुलिस वाले इस हद तक मुलव्वस। एक मिनट जी, आप मुझे गुजारिश करें, मैं बता दें हुआ काम है। एक मिनट नैल साहब, बात किया है, मेरे अजीज हैं। मैंने कभी ये इजाजत नहीं दी कि मेरे दरमियान में कोई बोले। आपको अपनी बारी पे जितना बोलना है आप बोल लें। नहीं, वो सर सिर्फ इतना जानना चाह रहे हैं कि ये कहाँ पे हुआ है। मैंने वजीराबाद का बताया ना, ये डस्के वाली सीट नहीं है वजीराबाद की। अब मैं ये बात अर्ज करता हूं कि वही MQM वाला खेल कि जो कराची में हो रहा था आप यहां कर रहे हैं। वही धांधली, वही डब्बे उठा देने, लोगों को मार देना, दहशतगर्दी फैला देनी। आपने धरने किस लिए दिए थे? आप किस लिए वहां पर जाके बैठे थे? आपने इलेक्शन के फेयर होने के लिए जद्दोजहद क्या की? यही है, यही हमने लेना था ना। अब यह कि सारी पार्लिमानी पार्टियों ने मिलकर इस इलेक्शन कमीशन को एक तवाना किया जिसमें आप भी शामिल हैं, और उसकी दलील ये फैसला है, और उसकी दलील ये फैसला है। अब अगर आप इस पे भी नहीं मुतमईन है तो फिर गोया आपका मॉडल कोई और है। आप ये चाहते हैं कि रिजल्ट अनाउंस हो जाए हमारे हक में और वही इलेक्शन ठीक है। तो ये बात तो ठीक, यानी इतने आपको वहां जाने की, जब आप जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो गोया के आप इलेक्शन कमीशन को तो कह रहे हैं फैसले को तस्लीम नहीं कर रहे, ठीक, उसको तो बाइज्ड आप करार दे रहे हैं। ठीक है, मैं मेरा पॉइंट, अब मैं इनको जरा प्लीज, मैं जरा दोनों का एक ही मौका देता हूं, मैं जरा अर्ज कर दूं। सुप्रीम कोर्ट भी आईनी इदारा है, कोई गैर आईनी काम तो नहीं कर रहे। अगर एक फैसला आया तो हमारे पास आईनी इख्तियार है ना, आईनी काम कर रहे हैं ना। अगर सुप्रीम कोर्ट भी कह देगा कि ऐसा होना है तो फिर उसके बाद करना पड़ेगा ना। तो ऐसी कोई बात नहीं है। हम जो भी, और आप कह रहे हैं जमात इस्लामी वालों पे गोलियां बरसा दी, क्या खौफ था जमात इस्लामी वालों से? क्या मतलब कौन से जमात इस्लामी? हमें तो जिनसे किसी से मुकाबला हो तो बंदा उससे कह सकता है ना कि यार मुझे रोक दिया गया। ठीक, सो पॉइंट ये कि ये अननेसेसरी सा पॉइंट है कि जमात इस्लामी वाले आ रहे थे, उनको गोलियां मार दी, पता नहीं कहां से गोलियां मार दी। नहीं तो वो तो वीडियो है। देखिए मैं भी तो बोल रहा हूँ ना, अब मैं भी तो बोल रहा हूँ ना, वीडियो है। वीडियो में क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे कोई लिखा हुआ है माथे पे किसी के? कौन है? ठीक हो गया, आपका मौकफ यह है कि गैर जरूरी है। जमात इस्लामी चूंकि मुकाबले में है नहीं, मुकाबला उनसे बनता नहीं है, इसलिए ठीक हो गया। मुझे जी वारिस कल्लू साहब, जी सर मुझे एक ब्रेक पे जाना है, मैं ब्रेक से वापस आता हूं। तो फिर हुकूमत ने एक बहुत बड़े काम किया है, LNG की कीमतों को रिविजिट किया गया है, उससे पाकिस्तान के
कौमी ख़जाने को $316 मिलियन की बचत की गई है। आपने पाकिस्तानियों का $316 मिलियन जो है वो LNG की जायद कीमतों में झोंक देना था, लेकिन तहरीक इंसाफ ने इतना बड़ा काम किया है। सर, इसके ऊपर मैं आपकी राय लूंगा और फिर मुझे डॉक्टर कैस असलम साहब को भी प्रोग्राम में शामिल करना है। एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक से वापस आएंगे तो यहीं से कंटिन्यू करेंगे, मेरे साथ रहेगा। जी वेलकम बैक नाजरीन। वारिस कल्लू साहब, तहरीक इंसाफ की हुकूमत का एक बहुत बड़ा क्रेडिट सर, कतर से LNG की कीमतें आपने 13.37% पर तय की थी, इन्होंने कीमतें कम करवाई, 10.2% पर ले आए, पाकिस्तान के कौमी ख़जाने को $316 मिलियन का फ़ायदा पहुंचाया। सर, आप लोगों नहीं पहुंचा सके थे। जनाब, इसमें मैं आपको ये अर्ज कर दूं कि ये कीमतें जो है फ्लक्चुएट करती रहती है, जिस और हालात के मुताबिक होती है। इन्होंने, इनकी नालायकी ये थी कि एक दफ़ा 8 पे आ गई थी LNG, लेकिन उस वक्त इन्होंने परचेज नहीं किया था और इन्होंने वो मिस करके मुल्क को नुकसान पहुंचाया था। ये सारे जितने भी इकोनॉमिस्ट है सब ने बताया था। तो ये अगर इन्होंने 10 पे लिए तो आप कोई कमाल नहीं कर दिया। इस पिछले साल इन्होंने बहुत बड़ा नुकसान किया था और इस वजह से, इनकी वजह से, चूंकि जब 8 पे आ गई थी इन्होंने परचेज नहीं की थी, तो अब ये कोई पाकिस्तान पर एहसान नहीं किया। आप ये कह रहे हैं कीमतें फ्लक्चुएट होती रहती हैं। ये फ्लक्चुएट होती रहती है। ठीक हो गया। डॉक्टर कैस असलम साहब, इकोनॉमिस्ट हमारे साथ हैं। सर, आप फरमाइएगा, तफसील से ज़रा ब्रीफ कीजिएगा, बताइएगा कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने इस मुल्क के बासियों के ऊपर ये बहुत बड़ा एहसान नहीं किया, काम नहीं किया, खिदमत नहीं की पाकिस्तानियों की, कि पाकिस्तानियों का पैसा बचाया है इसके अंदर? देखें, जो भी हुकूमत पैसा बचाती है वो खिदमत है इन दी कॉन्टेक्स्ट। वो दोनों बातें इम्पॉर्टेंट हैं। एक इम्पॉर्टेंट तो ये है कि इंटरनेशनल प्राइसेस का फ्लक्चुएशन जो है उसके अंदर, बट जो जब ये मुआहदे होते हैं तो उसमें एक गुफ्तो शनीद भी है और उसकी पावर। अब जो 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 इल्ज़ाम पिछली हुकूमत पे वो ये नहीं है, वो एक डिफरेंट है। अच्छा। वो ये है कि कहीं अंडरकट चीज़ें होती रही हैं जिसकी वजह से नैब बहुत ज़्यादा एक्टिव है। ठीक। और ये इल्ज़ाम इस हुकूमत पे नहीं, हाँ। इन दी कॉन्टेक्स्ट। बाकी आप अगर देखें जो IPPs के साथ मुआहदा वो नहीं पूरा हो सका, बट LNG पे मुआहदा पूरा हो सका। सो इन द कॉन्टेक्स्ट इस गवर्नमेंट की ये तो कोशिश है कि चीज़ें रिलेटिवली सस्ती हो जाएं। अच्छा, इन्होंने डॉक्टर साहब, इन्होंने क्या, इमरान खान साहब मुसलसल कहते आए हैं कि हमें अपनी आमदन बढ़ानी है, अपने खर्चात कम करने हैं। आप फैक्चुअली जरा बताइएगा कि इन्होंने आमदन बढ़ाई, खर्चे कम किए कि नहीं किए? एक यहाँ जो मुझे कबाहत नजर आती है वो इररिस्पेक्टिव है, वो आपका FBR है। ठीक है। FBR इतना नाकस है कि वो गवर्नमेंट की, ये गवर्नमेंट हो या पिछली गवर्नमेंट की, पूरी पॉलिसीज को कर ही नहीं सक रहा है, जिसकी वजह से आपको तेल की कीमतों के अंदर डालना पड़ता है टैक्स एंड सच फोर्थ। IMF प्रोग्राम ने इन पे फोर्स किया हुआ है कि ये अपनी जो है अखराजात को कम करेंगे। IMF प्रोग्राम ने इन पे फोर्स किया, बाइंड किया हुआ है कि ये अपने टैक्स रेवेन्यूज को ज़्यादा करेंगे। अनफॉर्चुनेटली 2 प्रॉब्लम्स इस गवर्नमेंट ने कर दी अपने साथ। एक ये है कि डायरेक्ट टैक्सेस को उस लेवल पे एटलीस्ट इस साल जो आपकी रिटर्न्स आई हैं जी, वो उतनी नहीं थी जो पिछले साल आई हैं जी। शायद उसमें एक माइंड फ्रेम हो कि जी लोगों को फाइन करना है, वो जो वक्त पे नहीं करते और जो अभी करने की कोशिश सर, उसमें कोरोना भी एक रीजन है, कारोबार नहीं हो सके लोगों को उस तरह से। बट द पॉइंट इज कि दूसरी तरफ इसी में सब्सिडीज दे दी गई इंडस्ट्री को एंड सच फोर्थ। बट जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं उसमें बहुत ज्यादा पैसे आ रहे हैं, वो बोझ भी है लोगों पे और वहां से आ रहे हैं, मगर जो हदाफ रखे गए थे वो पूरे नहीं हुए। अच्छा, एक वन लाइनर बताइएगा डॉक्टर साहब के, आप इमरान खान साहब ने लाहौर के अंदर कहा कि माजी की मईशत जो थी वो ठीक सिमत में नहीं जा रही थी,
इनकी जो माशी पॉलिसीज हैं सर, वो आपको ठीक सिमत में नजर आ रही हैं? देखें, ये एक इकोनॉमिक फिलॉसफी की डिबेट है। अच्छा, ये पॉलिटिकल डिबेट नहीं है। जो पिछली हुकूमत थी वो केन्जियन इकोनॉमिक्स पे शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट इंटरवेंशन से मेगा प्रोजेक्ट्स के साथ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने की कोशिश कर रही थी। ये हुकूमत IMF के प्रेशर पे भी और अपने इकोनॉमिस्ट के प्रेशर पे भी न्यू क्लासिकल वो एक लॉन्ग टर्म है, उसके मुराद बहुत देर से आने हैं और वो एक्सपेक्ट करती है कि प्राइवेट सेक्टर खुद ही परफॉर्म करेगा। जो मुझे डाउट है प्राइवेट सेक्टर पे, मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को बड़ी सीरियसली जो हैं मेगा प्रोजेक्ट्स कर लेने चाहिए, बड़ी सीरियसली। पिछले दिनों एक प्रोग्राम पे सलमान शाह साहब के साथ ये डिबेट हुई, उन्होंने भी ये कहा, तो मैंने उनसे कहा कि प्राइवेट सेक्टर आज की दुनिया में एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं करता, ये गवर्नमेंट का काम है। प्राइवेट सेक्टर जो है वो टेक्नोलॉजी इन्फोर्स करता है। सो दोनों पॉलिटिकल डिबेट्स नहीं है, ये इकोनॉमिक है। ये गवर्नमेंट जो है टेक्निकली रिफॉर्म्स करने की कोशिश कर रही है, करने की कोशिश कर रही है। अच्छा, ब्यूरोक्रेसी मान रही है कि नहीं, वो जो माफिया इस मुल्क में बने हुए हैं वो इनको करने देते हैं कि नहीं, अपोजिशन करने देती है कि नहीं, बट जो सिमत है इनकी वो इकोनॉमिक एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स हैं। मैंने इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म नहीं देखी आपने, ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर फरीद प्राचा साहब, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स के लिए जाहिर है आप अकेले तो कुछ नहीं कर सकते ना, आपको अपोजिशन का साथ चाहिए। अपोजिशन साथ होगी तो आप इलेक्शन कमीशन से मुतल्लिका इस्लाहात हो, कानून पार्लियामेंट से मुतल्लिका या कुछ भी हो, आपको अपोजिशन को साथ लेकर चलना पड़ेगा। सर, मुल्क की बेहतरी के लिए ये ज़रूरी नहीं है ये PDM की तहरीक अलग से चल रही है, आप लोग अलग से चल रहे हैं इनके खिलाफ, लेकिन अब ये ज़रूरी नहीं है सर कि अगर इन्होंने कुछ बोल्ड स्टेप्स लिए हैं, जैसे आज इमरान खान साहब ने भी कहा कि आउट ऑफ द बॉक्स जाकर हमें कुछ डिसीजंस करने हैं, तो सर कुछ पाकिस्तान की बेहतरी के लिए डिसीजंस में इनकी मामलत नहीं की जा सकती? लेकिन ये इनिशिएटिव तो हमेशा हुकूमतों ने खुद लेना होता है कि वो किसको कितनी हद तक शामिल करते हैं। ठीक, अब इतना बड़ा कोरोना का क्राइसिस हुआ, कहीं कोई पार्लियामेंट में डिबेट नहीं हुई, कहीं सेनेट की कमेटियों के अंदर, असम्बली की कमेटियों के अंदर तालीम, सेहत, फिर स्टेक होल्डर्स से मशावरत, कहीं कोई ऐसा नहीं है। तो जब आप इन्वॉल्व करेंगे, जमात इस्लामी ने तो खुद पॉलिसियाँ बना के हमने दी कि ये है, हमने प्रेस में लाए कि हम ये समझते हैं कि मुल्क की मईशत को बेहतर करने के लिए ये इक़दाम होने चाहिए। अब अगर आप यानी पिछली अपने जो बयानात हैं उनके ज़ोर पे आप चाहें कि आपकी कारकर्दगी को उसमें देखा जाए तो वो तो आपके ख़िलाफ़ हैं। आपको तो कारकर्दगी अब दिखानी है कि जिसको एक गरीब अपनी झोंपड़ी के अंदर भी महसूस कर ले कि ये कारकर्दगी है। और अब डिलीवरी का टाइम भी अगर अब देखें ना कि जी जो बिजली के बिल हैं कई गुना बढ़े, अब एक आदमी, हर आदमी तक पेट्रोल फिर बढ़ाने की बात की जा रही है, फिर हुआ गैस के बिलों में 5 स्लैब रखे गए हैं और उसमें जो ज़्यादा गैस सर्व करता है उस पर बहुत ज़्यादा बोझ है और वो एक जंप मारता है, यानी गरीब आदमी से ही जंप मारता है कि एकदम जो है वो 100 से 1000 हो जाता है, 1000 से 2000 हो जाता है। अब ये ना कि ये चीज़ें हैं कि जो बुनियादी नौइयत की हैं, आपने इंडस्ट्री को बहाल करने के लिए बहुत ज़्यादा इक़दाम की ज़रूरत है। सबसे अहम चीज़ हमारी ज़राअत है। आपने एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री कायम करने के लिए क्या इक़दाम किए? आपने ज़राअत पर जो इनपुट्स उनकी हैं उनको सस्ता करने के लिए आपने क्या इक़दाम किया? आपने पेस्टिसाइड में या बेशुमार शोबे हैं जिनके अंदर काम करने की ज़रूरत है। ये सारी चीज़ें ना करके तो आप फिर नताइज निकालना चाहें तो वो जो आप बीज डालेंगे फसल तो वही उगेगी। और इन्होंने बीज जो हैं वो गलत डाले हैं। ये सब आपकी तरफ सर ये तमाम सवालात कि एक तो आपने पॉलिसीज़ लेके आनी थी, पॉलिसीज़ नहीं लाए, अपोजिशन का साथ होना चाहिए, अपोजिशन मामलत के लिए तैयार, आप इनको साथ बैठाने के लिए तैयार नहीं है, इससे कैसे फिर मुल्क के हालात संभरेंगे? आप अकेले सोलो ड्राइव से सर क्या कुछ कर लेंगे? नहीं, मैं तो हैरान हूँ इस बात पे कि कोरोना आया और कोरोना में असम्बली का इजलास बुलाना चाहिए था और सबको बिठाना चाहिए था। मेरी नज़र में ऑनलाइन सेशंस हुए, तमाम अपोजिशन के स्टेक होल्डर्स को बिठाया गया, बार बार बात हुई। इमरान खान ने जितना मीडिया को फेस किया, हर किस्म के स्टेक होल्डर, बिजनेसमैन को एंगेज किया,
हर किस्म के काम किए, अल्लाह की मेहरबानी हुई तो हम कोरोना से बाहर निकले। जो इकोनॉमिक डेंट दुनिया में और मुल्कों को पड़ा वो हमें नहीं पड़ा, अल्लाह की ये खसूसी करम नवाजी हुई। ये गवर्नमेंट के एक्शंस थे जिस पे अल्लाह ने मेहरबानी की। अब दूसरी बात यही है कि अब जो आप कह रहे हैं कि पेट्रोल और जो बिजली की कीमतें हमें सबको पता है कि IPPs के जो मुआहदे हैं जिनको हम डॉलर्स में पे करते हैं, 40 रुपए यूनिट पे हम उनसे बिजली ले रहे हैं। अवाम को अब हमने ये नहीं करना तय कि 40 से ऊपर डॉक्टर कैस साहब ने अभी बताया कि आप लोग IMF किससे किए मुआहदों की वजह से पाबंद है। IMF के पास क्यों जाना पड़ा? IMF के पास क्यों जाना पड़ा? वो एहसन इकबाल साहब फरमाते हैं कि इन्होंने IMF के पास जाने में देर की, ये इनकी गलती है। कितनी प्राउडली बता रहे हैं कि हम इतनी बर्बादी कर गए थे कि इनको IMF के पास फौरी जाना चाहिए था। तो ये कितना प्राउड मोमेंट था एहसन इकबाल साहब के लिए। मैं तो ये देखें, आपको सबको पता है, ये कोई ऐसी ढकी छुपी तो बात है नहीं कि IMF के पास आपको क्यों जाना पड़ा। कौन सा ऐसा अदारा आप छोड़ गए थे जो आपकी प्रॉफिट मेकिंग कर रहा था, इस मुल्क में फायदा ला रहा था? आप ने सबसे जो कैस साहब ने बड़ी ज़बरदस्त बातें की, उन्होंने कहा कि बेसिकली आप एक नई सिमत में, गवर्नमेंट एक नई सिमत में ले जाना चाह रही है, यानी कि हम इंपोर्ट लेड ग्रोथ की बजाय अब एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ की तरफ जाना चाह रहे हैं। हमने करंट अकाउंट डेफिसिट खत्म किया है, अब ग्रोथ बढ़ाने की बात है। और मुझे उम्मीद है कि जो गवर्नमेंट के मेगा प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें डैम्स बन रहे हैं, दो पाकिस्तान के 60 की दहाई के बाद 2 बड़े डैम जो हमने इनिशिएट किए हैं वो गवर्नमेंट के मेगा प्रोजेक्ट्स में शामिल होते हैं। उसके बाद गवर्नमेंट जो घरों का प्रोजेक्ट कर रही है, 50 लाख घरों का, एक भी घर नहीं बना अभी तक। ये सर आप हंस के ना बोले ना, अब आपकी तहकीक नहीं है तो मैं बताता हूं आपको। 1 लाख घर इस्लामाबाद में इनिशिएट हो गया। आप अप्लाई करें, लोगों को बताएं, आप लोगों को अप्लाई करवाएं। आपको पता है कि उसके लिए कानून साजी दरकार थी, फोरक्लोजर लॉ था जिसको पास कराना था, जो कोरोना के दौरान तक डेली बेसिस पे उस पे काम होता रहा और फाइनली वो एक लॉ बना जो बैंक्स के साथ नेगोशिएट हुआ। आप ये कह रहे हैं कि जो आपने कौम से वादे किए थे उनकी तकमील की जानी आप बढ़ तो रहे हैं। हम मजाक किया था क्या? 1 करोड़ नौकरियां भी देंगे आप इंडस्ट्री को भी चलाएंगे, आप 1 करोड़ नौकरी, आप सुन ले मेरी बात, 1 करोड़ नौकरी जनरेट होती है इकोनॉमिक एक्टिविटी से। यह नहीं होता कि मैं कॉरपोरेशन में 1 करोड़ मुलाजमीन लगा दूं जो खुद रेवेन्यू जनरेट ना करें और बट्ठा बैठ जाए। जैसे आप PIA में और स्टील मिल में भर्ती करते हैं ना, ये तो क्या करते हैं, ये कहते हैं आओ जी रेडियो पाकिस्तान में 10,000 बंदा भर्ती कर दो। क्यों भाई? पाकिस्तान मतलब बर्बाद कर दो, PTV में भर्ती कर दो। आसान काम, डेवलपमेंट नहीं की, मुल्क को तरक्की की राह पे गामजन नहीं किया, इदारे नहीं बनाए, प्रॉफिट जनरेटिंग इदारे नहीं बनाए, कोई ऐसा इदारा एक छोड़ के नहीं गए कि जो इस मुल्क को अर्न करके दे। बिल्कुल ठीक है सर। आखिरी मुझे वारिस कल्लू साहब का कमेंट लेने दें, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। वारिस कल्लू साहब, मुल्क की अदारे ना बनाने की वजह से आज इन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। वज़ीर आज़म साहब ने भी कहा है कि चूंकि माजी के कर्जों के 22 रुपए की कदर बढ़ी, रुपए की कदर पर दबाव आया और महंगाई होगी। महंगाई की रीजन भी सर आप लोग हैं। हाँ जनाब, आपने अगले दिन हफीज शेख साहब को जब इन्होंने पुट किया ना कैंडिडेट के तौर पे जी, तो वो मीडिया पे आके क्रेडिट ले रहे थे कि इन्होंने डॉलर को 115 पे रखा हुआ था आर्जी तौर पे, मैं उसको 165 पे ले गया। मैंने इनका इन्फ्लेशन रेट 4% था, वो मैं 14% पे ले गया। ये ऐसे लोग हैं कि जो इनको तो बेचारों को समझ ही नहीं आती। इस्माइल भी यही कहते हैं वैसे, मिफ्ता इस्माइल ने भी यही कहा था। इनको जो है ये बातें ऐसे करते हैं। ये महंगाई का जो सागदार के बारे में मिफ्ता इस्माइल यही बात कर रहा था। अब मुझे बोलने देना जुबैर साहब। नहीं, वो मिफ्ता इस्माइल ऐड कर लें जरा। मुझे आप शेख हफीज और मिफ्ता इस्माइल ये कहते हैं बस। एक तो ये PTI वाले जब आते हैं तो बोलने तो देते नहीं है, ये पता नहीं किधर से घोड़े पे आप जो रामलीला की कहानियां सुनाना शुरू कर दें तो अब हम भी इतने वेले तो नहीं है कि वो सुनते रहे। जुबैर साहब, आपने बात कर ली, अपनी बारी पे आपने बात कर ली, अब मुझे बात जी प्लीज आप कमेंट करें सर, कंप्लीट करें। देखिए बात ये है कि इन्होंने कोई अदारा नहीं बनाया, बल्कि अगले जो अदारे बने थे, जो 5 साल में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने वो अदारे बनाए थे, मतलब PIA, SNGPL, इन्होंने तबाह बर्बाद किया। इन्होंने IMF प्रोग्राम नहीं लिया, इन्होंने मुल्क पाकिस्तान IMF के हवाले कर दिया। प्रोग्राम लेना और बात होती है,
IMF के हवाले करना और बात है। अच्छा। ये इन्होंने मुकम्मल तौर पे पाकिस्तान को IMF के हवाले कर दिया। अच्छा। तो सर, पर इन्होंने प्रोग्राम लेना प्रोग्राम तो का सारे वक्त खत्म मुल्क हो ले गया आया। सर, आपका मौक़िफ़ आ गया सर। बहुत शुक्रिया आप चारों मेहमानों का। नाज़रीन, आपने प्रोग्राम देखा। अब तक के लिए इस प्रोग्राम से इतना ही। आपसे नेक्स्ट वीक मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।